नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे मैं जग से न्यारे पता नहीं क्या बोलने वाली थी, जग से न्यारे बच्चे। यस, एक बच्चे ने एक्चुअली बेटा गुड इवनिंग को भी शॉर्टकट करके लिखा है GE। हेलो जी, आगे आने वाले सालों में तो बेटा तुम गुड इवनिंग मतलब तुम गुड इवनिंग नहीं लिख पा रहे हो, GE लिख के शॉर्टकट में काम चलाएंगे। अभी मैं शॉर्टकट में लिखने लग जाऊंगी तो तुम बेटा बोलने लग जाओगे कि मैम शॉर्टकट में क्या लिखा है। बेटा तुम मैं तुमको नजर आ रही हूँ। यस यार, मैं नजर क्यों नहीं आ रही हूँ? हाँ हाँ कोई नहीं बेटा, एक बारी अभी देखना। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। एक बारी वापस से रीलोड करो। मेरे को भी मैं नजर नहीं आ रही थी, पता नहीं कहां थी मैं। बेटा अब नजर आ रही हूँ। यस एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बहुत ही बढ़िया। अब करते हैं नमस्ते जल्दी जल्दी। यस, सपोली और सपोलो। देखो एक बच्ची ने मेरे को ना, मैं यकीन बैच में एक बच्ची ने मुझे कहा था मैम आप सपोला बोलते हो, पर मैम हमारे लिए तो आपने कुछ वर्ड ही नहीं रखा है। सपोला इज बेटा जेंडर न्यूट्रल, मतलब वो लड़कियां भी सपोले हैं और लड़के भी सपोले हैं। लड़कियों के लिए अलग से सपोली बोलने की जरूरत ही नहीं है। ईच वन ऑफ यू आर सपोलाज, वेदर यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय, डजंट मैटर, इट इज अ कॉमन वर्ड, इट इज अ सपोला वर्ड। ओके, यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। अच्छा मैं बेटा आज इसीलिए लेट आई हूँ क्योंकि ना मेरी एक लेक्चर थी और वो बहुत ज्यादा कंटिन्यूएशन में हो रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बच्चों, वरना तुम्हें पता है ना मैम का गला हमेशा बेटा बैठा हुआ रहता है और मैम हमेशा बेटा गर्म पानी के सहारे बेटा अपना जीवन गुजार रही हैं, कष्ट के दिन। ठीक है, एक्टिंग का तो तुम मुझे बेटा देखो, ओवर एक्टिंग का तुम पैसा नहीं काट सकते, ये तो बहुत पुराना डायलॉग है, कुछ नया डायलॉग बोलना। आज हमें बेटा ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज इवोल्यूशन। लेकिन मैम आज आपको एक प्रूफ देने वाली है कि मैम बिल्कुल भी गजनी नहीं है। मैम को बहुत अच्छे से याद है कि आप लोगों के बायोटेक्नोलॉजी का जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ था, जो बेटा आपने मुझे कहा था कि मैम आप पढ़ा देना। एक मैं आपको गुड न्यूज देने वाली हूं कि वो जो टॉपिक बेटा जो एक ऑलमोस्ट एक पेज का है, जिसमें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, कुछ टिश्यू कल्चर से रिलेटेड, माइक्रो प्रोपोगेशन, वो पूरा बेटा क्या है, वो पूरा बॉटनी का पार्ट है जो इन्होंने बेटा क्या किया है, जूलॉजी में ऐड कर दिया था। मैंने जाके देखा और मैंने फिर रुपेश सर को ये कम्युनिकेट कर दिया है, आपके प्यारे प्यारे जग से न्यारे रुपेश सर को मैंने ये कम्युनिकेट किया है कि रुपेश सर आप कृपया करके बच्चों को प्लीज ये बॉटनी वाला जो पार्ट जूलॉजी में घुसा दिया है बायोटेक्नोलॉजी में, वो प्लीज आप बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो सर ने मुझसे बहुत ही खुशी खुशी से बोला है कि वो आपको वो प्यारे प्यारे जग से न्यारे रुपेश सर प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो कोई बेटा लोड नहीं लेना। ठीक है, आप लोग रॉकी भाई बोलते हो सर को, तो आपके रॉकी भाई आपको पढ़ा देंगे, आप उसका टेंशन मत लेना, वो सर पढ़ा देंगे। ठीक है, यस एवरीबॉडी, चलो 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 चलो। तो फिर बेटा डोंट टेक लोड व्हेन रुपेश सर इज देयर। ओके, ही इज गोइंग टू टेल यू दैट पार्ट एंड आई एम गोइंग टू बेटा टेल यू इवोल्यूशन। और बेटा ये हमारा लास्ट एक बड़ा चैप्टर है, इसके बाद तो एनिमल हस्बेंड्री वाला एक पार्ट है जो सिर्फ एक लेक्चर तक का है। आज हम बेटा इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बोलती हूं, हाँ सर जो है, सर पता नहीं रॉकी भाई, मुझे नहीं पता इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पर वैसे सर को मैं सामने से हमेशा मिलती हूँ, तो वो मतलब उनकी जो पर्सनालिटी इज अ वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी लाइक वेरी हम्बल और बहुत सॉफ्ट स्पोकन। मुझे सर से जब भी मेरी मुलाकात हुई है, सर से जब भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो सर मेरे को हमेशा वैसे ही फील मुझे होता है सर से मिलके। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो तो अब सर बता पाएंगे यार, सर से मैं पूछूंगी, बट वैसे तो सर इज वेरी 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 सॉफ्ट स्पोकन, वेरी वेरी वेरी। ठीक है,
सर भी जग से न्यारे सर हैं और क्या। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो यार तुम लोग भी यार बातों नहीं बच्चे, दिमाग बेटा पढ़ाई में नहीं है, एकदम बातें करने में लगा देते हो मैम को। मैम का गलत बेटा, मैम के ना उस फ्रेंडली नेचर का तुम गलत फायदा उठाते हो और बातें करते हो मैम से। ठीक है चलो वापस आओ इधर बेटा, इवोल्यूशन शुरू करेंगे। और इवोल्यूशन बहुत बेटा अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। देखो सच्चाई तो ये है बेटा कि इवोल्यूशन जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा नहीं बेटा, ऑफ कोर्स इवोल्यूशन थ्योरेटिकल ही है। एक आधा बेटा इसके टॉपिक हैं जो थोड़े कंसेप्चुअल टॉपिक है, बट मैं हमेशा आपको कहती हूं आप क्या बनने वाले हो बच्चों, आप बनने वाले हैं डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स बेटा चाहे कोई भी बेटा कंसेप्चुअल टॉपिक हो, चाहे बेटा कोई क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक हो, यू हैव टू बी माहिर इन ऑल द टॉपिक्स, ऑल काइंड ऑफ बेटा क्या बोलते हैं ऑल काइंड ऑफ चीजों के लिए आपको, अंग्रेजी मेरी वीक हो जा रही है, हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, चाहे थ्योरेटिकल टॉपिक हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे बेटा कंसेप्चुअल हो। यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स। चाहे यहाँ पे बेटा काफी सारा थ्योरेटिकल चीजें आपको पढ़नी है, काफी सारी डेटा बेस्ड चीजें आपको पढ़नी है, बट पढ़नी है तो पढ़नी है। क्वेश्चंस बेटा अप्रोक्सीमेटली आप 2 सवाल इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। बड़ा चैप्टर है बट बेटा अगेन ये एक ऐसा चैप्टर है जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर था ना, जो बायोटेक्नोलॉजी, एक बच्चा कह रहे पर अभी तो मैम हम पेशेंट है। मैं ठीक हूँ बेटा, आप लोग ठीक है? अभी आप पेशेंट नहीं हो बेटा, आपको पेशेंट नहीं बनना है, आपको फ्यूचर डॉक्टर अपने आप को बुलाना है। आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं और हमेशा पढ़ाई भी उसी तरीके से करनी है। बट जैसे बायोटेक्नोलॉजी में बेटा एनसीईआरटी का सीक्वेंस जो है अच्छा सीक्वेंस नहीं है और उस सीक्वेंस से पढ़ने जाते हैं तो थोड़ी मौत आती है, वैसे बेटा इवोल्यूशन का भी जो चैप्टर है उसकी सीक्वेंस थोड़ी अच्छी नहीं है और इसीलिए हमें बेटा उसको एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसको एक तरीके से पढ़ेंगे बच्चों तो आपको वो चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। तो इवोल्यूशन भी बेटा जो है ना एनसीईआरटी के सीक्वेंस से फॉलो करके हम नहीं चल रहे, हम एक अपने सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हम साथ के साथ एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। बट एनसीईआरटी में बहुत रैंडमली बेटा इधर उधर चीजें दी हुई है, समझ में आ रही है बच्चों बात? लेकिन आई प्रॉमिस यू कि थ्योरी को भी अगर आप बेटा मजेदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बेटर फीलिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और थ्योरी को भी बेटा एक ओपन आर्म से एक्सेप्ट करेंगे तो यू आर गोइंग टू लव इट। मार्क्स आपको बेटा लेके आने हैं। अगर इस चैप्टर से बेटा एक क्वेश्चन भी आता है तो वो एक क्वेश्चन भी बेटा सिलेक्शन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 2 क्वेश्चन आने की भी संभावना होती है बेटा, अच्छा चैप्टर है, 2 सवाल आ ही सकते हैं बेटा, आते भी हैं। और शुरू करते हैं इसी बात के साथ में बेटा, मैं आपको बता देती हूं कि किस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ना है। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं बेटा, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करने का। इस चैप्टर को बेटा हमें कैसे पढ़ना है, जैसे आज हम बेटा क्या करने वाले हैं, आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और आज हम बेटा क्या करेंगे, यूनिवर्स का ओरिजिन देखेंगे, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, एनसीईआरटी डेटा, ओनली एनसीईआरटी प्लस बेटा ऑफ कोर्स जब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स कैसे आया, उसमें अर्थ कैसे आया, तो अर्थ पे लाइफ कैसे आई, उसके लिए बेटा क्या थ्योरीज दी गई थी, सबसे पहले आज हम उसी को कवर करेंगे। जो आज कंप्लीट नहीं होगा इसको हमें अगले दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ की लाइफ कैसे आई, उसके लिए किस किस व्यक्ति ने और किन किन लोगों ने, किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या अपनी थ्योरीज दी थी, वो होती है थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब हम ये सारी थ्योरी पढ़ लेंगे हमें पता चलेगा कि अच्छा सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है, किसकी कहानी को हम सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल बोलते हैं। बेटा जैसे आप सुनो ना, जैसे मैं कुछ बताने वाली थी, हाँ मैं बताऊंगी, लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, रुको, आज या तो कल में मैं बताऊंगी, सुनो मेरी बात बेटा। जैसे हम वो नहीं करते केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी, कई सारी चीजें तुम ऐसे नहीं पढ़ते हो कि पहले किसी ने कुछ बताया था, फिर तुम पूरी वो कहानी पढ़ लेते हो, फिर तुम्हें पता चलता है अच्छा यार ये तो गलत थ्योरी थी, फिर उसको बेटा सही थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया। कुछ कुछ वैसा ही होने वाला है बेटा, काफी सारी बेटा, क्योंकि ऑफ कोर्स बेटा चीजें ऐसी ही तो अनफोल्ड होती है ना, पता तो चीजें ऐसी चलती है, पहले गलत चीजें आती है, फिर बेटा कुछ गलत और सही का मिक्सचर आता है, फिर बेटा ऐसी कोई चीज आती है। और बेटा देखो, देखा तो किसी ने भी नहीं है ना, देखा तो किसी ने भी नहीं है कि यूनिवर्स में जो हम बताएंगे अभी बिग बैंग थ्योरी, वो देखा किसी ने भी नहीं है। तो सब लोग बेटा अपनी स्टडीज पर, अपनी जो पढ़ाई की है, जो अपनी रिसर्च की है, उसी बुनियाद पे जो बेटा फैक्ट्स रखते हैं ना, वो फैक्ट्स रखकर बेटा जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी होती है, कुछ हमें वैसे पढ़ना पड़ता है। हाँ, लाइक एटॉमिक मॉडल जो आप पढ़ते हैं, कुछ कुछ कहानी बेटा वैसी ही है।
ठीक है, तो आज हम ये चीज पढ़ेंगे। फिर लाइफ जब हमें पता चल जाएगी ना कि कैसे आई, फिर हमें पढ़ना है थ्योरीज फॉर इवोल्यूशन। जब पहली जिंदगी कैसे आई, धरती पे लाइफ कैसे आई, जब हमें वो थ्योरी समझ में आ जाएगी, फिर हम बेटा क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग बेटा साइंटिस्ट लोगों ने, अलग अलग नेचुरलिस्ट ने बेटा क्या थ्योरीज दी थी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन क्या होता है वो तो आज हम पढ़ेंगे ही, फिर हम उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें आप लेमार्क की थ्योरी पढ़ते हैं, डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ी होंगी कि लेमार्क के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन कैसे हुआ, चेंज कैसे हुआ, डार्विन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हुआ। ये हम सेकंड बेटा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो तो मैं आपको देखूंगी कौन सा पढ़ाना पहले सही रहेगा, बाद में कौन सा पढ़ाना सही रहेगा। थ्योरीज फॉर इवोल्यूशन पढ़ने के बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में, जो थोड़ा मैथमेटिकल चीज है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग बेटा उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़ा बहुत बेसिक्स हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर हम बेटा एडाप्टिव रेडिएशन करके एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन। लास्ट में आते आते बेटा टॉपिक में हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ेंगे। बेसिकली आप समझते जाएंगे बेटा, आपको जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये चैप्टर कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं। जो भी बेटा नलायक ये बोलता है ना स्टार्ट करो मैम, मेरे को मन करता है ना बेटा तुमको पिटाई करना स्टार्ट कर दूं, चुप करके बेटा बैठ के ना सुना करो, ठीक है। इतना बेटा इतना ना वो मत उछला मत करो कि शुरू करो और खत्म करो। ये जो बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं शुरू करो, वही जब अभी पढ़ाना स्टार्ट करोगे ना कहेंगे खत्म करो। ऐसी नलायकी बेटा चैप्टर की शुरुआत में ही बेटा फालतू की बातें करते हो यार, तुम चिल करो यार। तुम बेटा टीचर की पोजीशन पे एकदम खड़े हो जाते हो कि तुम ही टीचर को सिखा दो कि कब शुरू करना है, कब अंत करना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं। पाप लगेगा बेटा, मैं पहले तुम अपने पाप का घड़ा भर रहे हो। तुम याद रखो, जिस भी बच्चे का मैं नाम देख लेती हूं और फिर वो ऐसी बातें करता है जिससे मेरे को गुस्सा आता है, आप अपने पापों का घड़ा भर रहे हो। देखो एक लिमिट तक बेटा पाप का घड़ा फिर फूट जाएगा, फिर बेटा हाँ ईश्वर भरोसे है सब कुछ। चलो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं What is the definition of evolution, आप किस तरीके से बेटा इवोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए। भागिए मत बेटा, चिल कीजिए, सब कुछ पढ़ाया जाता है। आखिरी चैप्टर में आ चुके हैं फिर भी एकदम भरोसा बेटा उठ जाता है तुम्हारा, पता नहीं कहां हो। चलो मुझे बताओ बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन, आप क्या समझते हैं व्हाट इज इवोल्यूशन। आपको पता है सबसे बेहतरीन तरीके से आप ही समझ पाएंगे इवोल्यूशन क्या है। आप पूछिए क्यों, पूछे नहीं भी पूछेंगे तो भी मैं बताऊंगी, आप पूछिए काहे आप लोग समझ पाएंगे ज्यादा। चेंज, एक बच्चा कह रहा है म्यूटेशन, एक बच्चा कह रहा है वेरिएशन, एक ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं चेंज, ग्रेजुअल चेंज, म्यूटेशंस, एटमॉस्फेयर, डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। वैसे इवोल्यूशन जो है एक लैटिन वर्ड है, बहुत पुराने बेटा लैंग्वेज होती है ये। और इवोल्यूशन का जो अगर सरल भाषा में आप कहोगे ना, इवोल्यूशन को बोलते हैं टू अनफोल्ड। मतलब जैसे किताब खोला और किताब खोल के जब आपने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने किताब को अनफोल्ड किया, मतलब किताब की जो सच्चाई थी वो जानने की कोशिश की। एक्चुअल में इवोल्यूशन एक चेंज ही है, जो आप सही बोल रहे हैं, एक चेंज है। बट चेंज क्यों है, वाई दिस चेंज, और चेंज किस में मैम, चेंज इन द फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब आपकी प्लांट्स में, फोना मतलब आपके एनिमल्स में, उनमें जो चेंज आया एक ग्रेजुअल चेंज, मतलब एक धीरे 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 करके बेटा कई सालों तक जो एक चेंज आया। और वो चेंज क्यों आया, बिकॉज आपके एनवायरमेंट में चेंज आ रहा था बेटा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, हम हमेशा जीवन में बोलते हैं ना, हर कोई व्यक्ति बेटा ज्यादातर जो चीजें नॉर्मली चल रही होती है ना उससे बोर हो जाता है, फिर जब वो चेंज आता है ना तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ना। तो एक व्यक्ति को हमेशा चेंज चाहिए होता है, पता नहीं एक ह्यूमन नेचर है कि उसको चेंज इज द ओनली कांस्टेंट हमेशा। और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता तो बेटा उसका इवोल्यूशन भी नहीं होता, वो वहीं पे वहीं रह जाता है, उसमें भी चेंजेस नहीं आते। जैसे जैसे आपके आसपास बेटा चीजों में बदलाव आता है, हम हमेशा अपने आसपास लोगों को भी बोलते हैं कि समय के साथ बदलाव आना चाहिए, अपने पेरेंट्स को भी बोलते हैं समय के साथ बदलाव आना चाहिए, क्योंकि अगर आप में बदलाव आएगा तो आप अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगे, जो भी चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग आप वैसे अडाप्ट कर पाएंगे और आप जीवन को अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। हाँ कि ना बेटा, ऐसे ही आपकी सर्वाइवल बेटा जो होगी वो बेहतरीन होगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो मैं कह रही हूं ना, इवोल्यूशन क्या है, एक स्लो चेंज है, ग्रेजुअल चेंज है।
जो कई सालों तक, कई मिलियन ऑफ ईयर्स में ये जो चेंज हुआ आपके आसपास फ्लोरा और फौना में, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट, और ये होना क्यों जरूरी था आपकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोविड। आप सोच के देखो बेटा, कोविड का टाइम था और देखो कैसा इवोल्यूशन हुआ बेटा, एजुकेशन सिस्टम में कैसा इवोल्यूशन हुआ। पहले लोगों को ये पता ही नहीं था, और जेन्युइनली बेटा आज के डेट पे तुम्हें लग रहा होगा नहीं मैम ऐसा तो सोच सकते थे कि ऐसे एजुकेशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल थी बेटा। लोग सोच ही नहीं सकते थे कि ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल है, लोग मान ही नहीं सकते थे कि ऑनलाइन एजुकेशन में अच्छा कंटेंट मिल सकता है, ये धारणा ही नहीं थी दिमाग में। ऐसा ही लगता था कि ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन में ही पढ़ाई होती है और ऑफलाइन ही एक मोड है। बच्चा जब तक जाएगा नहीं, बच्चा जब तक क्लास में टीचर को देखेगा नहीं, बच्चा जब तक क्लास में नहीं पढ़ेगा तब तक कैसे पढ़ाई हो सकती है, कैसे सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन कोविड आया, एनवायरमेंट में चेंज हुआ, और वो ऐसा चेंज हुआ जिसने बेटा लोगों को भी फोर्स किया, जो वहां पे रह रहे थे उनको फोर्स किया कि उनमें भी चेंज आए, और उनमें चेंज आए ताकि बेटा वो रेवोल्यूशन ही एक अलग आ गया भैया। और बेटा कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आ गए, और आप लोगों ने भी वो धीरे धीरे, बच्चे को भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था कैसे क्लास अटेंड करनी है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करूंगा, कैसे ऑनलाइन क्लास होगी, कैसे वो फील आएगी। और जो बेटा एक बार वो फील आई ऑनलाइन की तो देयर इज नो गोइंग बैक। मुझे नहीं लगता कि एक बारी बेटा ऑनलाइन, एक बच्चा कह रहे फ्री प्रमोशन, फ्री का प्रमोशन नहीं करूं बच्चा, मेरे को पैसा मिलता है, हमको पैसा मिलता है पढ़ाने का बेटा। व्हाट इज फ्री प्रमोशन? नो फ्री प्रमोशन, पेड प्रमोशन है बेटा, पेड प्रमोशन है, चिल ब्रो, ठीक है। तो बेटा बस सब कुछ बदल गया, और आई थिंक आज के डेट पे आप समझ पाते हैं, नॉट बिकॉज आई एम टीचिंग ऑनलाइन बट बिकॉज आई जेन्युइनली फील, नॉट बिकॉज कि बेटा कोविड, बल्कि बेटा ऐसे बेटा फैमिलीज, ऐसे बच्चे बेटा हमारे से कनेक्टेड हैं जो बेटा इमेजिन भी नहीं कर पाते थे कि हम अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। आज वो बेटा सही में एजुकेशन ले पा रहे हैं और वो पढ़ पा रहे हैं बेटा वही सेम कंटेंट जो कई बेटा लाखों रुपए खर्च करने के बाद बेटा वो एजुकेशन मिल पाती थी। आज के टाइम पे बेटा मैं बहुत कभी बेटा प्राउड फील करती हूँ, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, ऐसे मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। बट मैं वैसे भी बेटा कभी जब मेरा ऐसे इंटरेक्शन होता है ना ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से जो सच में इससे कनेक्टेड है और जो सच में बेटा फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है, और जब मैं देखती हूँ कि वो एजुकेशन को अफोर्ड कर पाते हैं, तो मुझे पता चलता है कि सर ने कितना बड़ा रेवोल्यूशन किया है और सही में उस वजह से कितने सारे लोगों को एजुकेशन मिल पाती है। आई रियली फील ब्लेस्ड कि मैं उसका एक पार्ट हूँ, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चा। इवोल्यूशन मतलब एक ऐसा चेंज जो चेंज होना जरूरी है, क्योंकि बेटा अगर वो चेंज आप में नहीं आया होता तो आप भी बेटा ये एजुकेशन नहीं ले आ पा रहे होते। यानी आपने अपने अंदर वो चेंज लाया ताकि आप बेटा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के साथ में अडेप्ट कर पाओ, जिससे आप बेटा सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा आपकी बेहतरीन हो पाए, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वही चीज हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे। एवोल्यूशन इज स्लो ग्रेजुअल change in the flora and fauna that has occurred in million of years, due to change in the environment, the changes in the flora and fauna is for better adaptability। ये क्या हो रहा है बोर्ड को अपने आप? better adaptability
टू चेंजिंग एनवायरमेंट। और बेटा एक चीज और हुई ना, तुम इतने बदतमीज हो, तुम लोग ने मेरे को ये नहीं बोला मैम इसी वजह से आप भी तो हमको मिली, नहीं किसी ने ये नहीं बोला कि कोविड हुआ, ऑनलाइन आया, लक्ष्य बैच, अर्जुना बैच आया, लक्ष्य बैच आया और हमको अपनी प्यारी प्यारी जगसी न्यारी मैम बच्ची मिली, मैं बोलने वाली थी मैम मिली, किसी ने ये नहीं बोला। अपना खुद का ही बेटा बोलना पड़ता है, क्या करूं, जालिम दुनिया, ठीक है, जालिम जमाना हमको प्यार ही नहीं देता है, हमको खुद का ही बोलना पड़ता है। हाँ मैम मैंने कहा था, अच्छा डेविल ने कहा था, अच्छा कहा था क्या, मैंने तो बोला था, ओ फिर मेरे को दिखा नहीं फिर। मजाक करती हूँ यार, ऑफ कोर्स बेटा ये बोलने वाली बातें नहीं है, दिल से दिल का कनेक्शन है, पर कभी कभी बोल देना चाहिए, ठीक है। टॉप सीक्रेट। डन बेटा, बढ़िया समझ में आया। देखो हर एक वर्ड का ना मतलब बेटा देखो फील के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, फील के साथ पढ़ना है, बोरिंग नहीं लगेगा, फील के साथ पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। अब मैम ये चेंज हो गया, ये चेंज इसीलिए हुआ क्योंकि मैम ये चेंज जो उसके आसपास जो फ्लोरा और फौना थी उनकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए अच्छा था, जितना ज्यादा वो अडेप्ट करेंगे मैम। और बेटा चेंज कैसे होता है, आपको मैंने एक चैप्टर 11th में पढ़ाया था, वो चैप्टर था एनिमल टिश्यूज, और वो चैप्टर में मैंने पढ़ाते वक्त में कहा था बेटा धरती पे ऐसा थोड़ी, अब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, ऐसा थोड़ी है लाइफ के बारे में, तो मेरे को हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, मैं अगर देखना चाहती हूँ कि लाइफ कैसे आई वो तो बाद की बात है कि भाई पहले एक नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी, पहले तो कुछ फ्री एटम्स थे, फिर उन्होंने बेटा कुछ कंपाउंड्स बनाए, फिर पहले इनऑर्गेनिक चीजें आई, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आए, फिर पहले एक नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, फिर सेल आया, पहले एक सिंगल सेल आया, फिर मल्टीपल सेल्स आए, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये तो बाद की बात है। लेकिन भैया वो आने के लिए सबसे पहले धरती आनी पड़ेगी, मतलब अर्थ आया होगा, और अर्थ का ओरिजिन से पहले बेटा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ होगा। यानी अगर मैं पीछे की साइड जाऊं, मतलब लाइफ देखने से पहले कि लाइफ धरती पे कैसे आई, पहले मेरे को देखना है धरती मतलब अर्थ, यानी मेरे को देखना है कि हमारी धरती कैसे आई, अर्थ कैसे आई ये मेरे को देखना है। तो मेरे को देखना है अर्थ इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, तो हमारा यूनिवर्स कैसे बेटा, of course earth is a part of our solar system is a part of a galaxy and galaxy is a part of universe। तो बेटा यूनिवर्स का ओरिजिन हमें सबसे पहले पढ़ना है। हम लिखते हैं बेटा हेडिंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी जाती है, थोड़ा सोशल साइंस वाला पार्ट तो है, ठीक है, और यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी जाती है वो है बिग बैंग थ्योरी। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताते जाऊंगी कि सवाल क्या पूछे जाते हैं, ठीक है, साथ के साथ ये भी बताऊंगी क्वेश्चंस क्या पूछते हैं इस टॉपिक में से। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता होना चाहिए टॉपिक में से सवाल क्या आता है, ठीक है। तो पहला हम बोल रहे हैं यूनिवर्स कैसे आए, क्योंकि मैंने क्या बोला बेटा, यूनिवर्स का पार्ट क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है डिफरेंट गैलेक्सीज। यूनिवर्स का पार्ट क्या है, यूनिवर्स का पार्ट होती है गैलेक्सी का पार्ट होता है सोलर सिस्टम का पार्ट होता है अर्थ, प्लैनेट्स मतलब प्लैनेट्स, और उसी प्लैनेट में बेटा प्लैनेट में हमारा आता है प्लैनेट अर्थ। आप लोगों ने प्लैनेट अर्थ करके सीरीज देखी है नेटफ्लिक्स पर, अभी मत देखना, अभी आपका देखने का टाइम नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, ठीक है। प्लैनेट अर्थ, और प्लैनेट अर्थ पे बेटा फिर हमें पढ़नी है लाइफ कैसे आई। यानी हमें एक्चुअल में इस चैप्टर में अभी ना बेटा 3 चीजों पे अभी स्टार्टिंग में फोकस करना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए थ्योरी, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यस आपने प्लैनेट अर्थ नहीं देखी ना, अभी मत देखो बेटा, अभी टाइम है, ठीक है, अभी टाइम है, अभी आप यू डोंट नीड टू सी, ठीक है। डन बेटा, यहां तक डन। अब बेटा अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ बच्चों। पहली बात तो बिग बैंग थ्योरी जो होती है, सबसे पहला सवाल पूछेंगे, एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपसे ये पूछेंगे कि बिग बैंग थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है,
ठीक है। नंबर टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग बैंग? बिग मतलब बिग, लार्ज, बैंग मतलब साउंड, लार्ज साउंड, बिग साउंड, बिग बैंग थ्योरी। एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिस बहुत बड़े एक्सप्लोजन से, जिसकी साउंड बिग बैंग, बहुत जोर से साउंड हुआ, सिंगल एक्सप्लोजन हुआ। और एक्चुअल में पहले एक सिंगल बेटा एक इस तरीके का ना, मैं आपको समझा रही हूं, आपको बनाना है, सारी चीजें बनानी है आपको। एक बेटा आपका ना सिंगल मास था। एक आपके पास ये बोर्ड क्यों ग्लिच कर रहा है यार? एक सिंगल मास था पहले बेटा आपके पास, और हम कह रहे हैं इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बेटा, इसका प्रेशर सिंगल मास का इतना ज्यादा प्रेशर था, पी इंक्रीज का मतलब है इसमें प्रेशर बहुत सारा था सिंगल मास का, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था। और बेटा इसका इतना प्रेशर था इस मास का, इस सिंगल छोटू से मास का, जिसमें मास में क्या है, जिस मास में क्या है, ऑफ कोर्स बेटा इसमें डस्ट है, इसमें अदर पार्टिकल्स है, इसमें ये सारी चीजें भरी पड़ी है, अदर पार्टिकल्स वगैरह। इसमें प्रेशर इतना ज्यादा 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 ज्यादा, किसी पे भी बेटा अगर हम ज्यादा प्रेशर देंगे, किसी में भी बेटा अगर हम ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो बेटा फट जाता है। जैसे कि अगर मैं तुम पे, अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखो प्रेशर देना गलत बात नहीं है। अब अपने से रिलेट करके ना तुम अपने आप को हमेशा ऊपर रख देते हो बेटा, ऐसा नहीं होता। प्रेशर होना भी जरूरी है, बिना प्रेशर के तुम पढ़ाई नहीं करोगे। कल को तुम्हें बोल दिया जाए ना संडे को टेस्ट नहीं होंगे, तो तुम ऐसे चिल कर रहे होगे ना जैसे तुमको नीट देना ही नहीं है। तो थोड़ा प्रेशर होना अच्छी बात होती है। प्रेशर होना इसीलिए अच्छी बात होती है क्योंकि बेटा उससे आपकी प्रिपरेशन ना बनी रहती है। बट अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर देने लग जाए ना, एक बच्चे को, एक व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को अगर मैं बहुत प्रेशर दे दूं भैया, उतना प्रेशर एक टाइम के बाद बेटा वो प्रेशर झेल नहीं पाएगा और वो एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, वैसा ही हुआ ये सिंगल मास जो बेटा, जिसमें बहुत सारे डस्ट था, बहुत सारे अदर पार्टिकल्स थे, जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। आपने बेटा क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। और बेटा ये किसने, एक्चुअल में किसी ने देखा तो नहीं है, किसी ने देखा तो नहीं है। एक्चुअल में बेटा डिफरेंट लोग हैं, जिन्होंने, पढ़े लिखे लोग, आपके अलग अलग साइंटिस्ट, आपके अलग अलग नेचुरलिस्ट, आपके बेटा जेनेटिक्स की नॉलेज रखने वाले लोग, आपकी साइंस की नॉलेज रखने वाले लोग, इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज रखने वाले लोग, हिस्ट्री की नॉलेज रखने वाले लोग, ये सारे लोगों का बेटा कंबाइंड स्टडी था, कंबाइंड सोच थी, जिनके सोच के आधार पर, जिनके बेटा थ्योरीज के आधार पर, जिनके पॉइंट्स के आधार पर ऐसा माना गया कि कुछ ऐसा हुआ होगा। इतना ज्यादा प्रेशर था इस सिंगल मास का कि बेटा ये एक्सप्लोड कर गया। क्या कर गया? ये क्या कर गया बेटा? ये एक्सप्लोड कर गया। क्या कर गया? एक्सप्लोड मतलब कि फट गया, प्रेशर झेल नहीं पाया, एक बिग बैंग हुआ, एक धमाका हुआ। बिग बैंग मतलब सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन, सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन। एनसीईआरटी कहती है सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन, बिग बैंग। एक बिग बैंग हुई, एक बिग बैंग हुई, धमाका हुआ, और आपका जो यूनिवर्स था वो एक्सपैंड हो गया वॉल्यूम में। ये हुआ था 20 बिलियन ईयर्स अगो, ये भी पूछते हैं। ठीक है, और ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। इट इज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स कि कितना बड़ा धमाका हुआ, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है, तो बेटा एनसीईआरटी जो कहती है सुनना पड़ेगा। अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, इतना बड़ा धमाका हुआ, एंड यूनिवर्स एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ बच्चों? अलग अलग गैलेक्सीज बन गई, अलग अलग गैलेक्सीज बन गई। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ही ये वॉल्यूम एक्सपैंड हुई, अलग अलग गैलेक्सी बन गई, जिसमें से एक हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी गैलेक्सी का भी फॉर्मेशन हुआ, आकाश गंगा या फिर बेटा मिल्की वे गैलेक्सीज।
मेरी बात समझे? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। हमने बोला सिंगल लार्ज ह्यूज एक्सप्लोजन, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, इन फिजिकल टर्म्स, unimaginable in physical terms, expansion in volume. समझ रहे हो? अब बेटा जब तक तो ये सिंगल एंटिटी थी तो यहां पे तो बेटा टेम्परेचर ज्यादा था, सरफेस एरिया कम है। जैसे ही बेटा ये एक्सप्लोजन हुआ तो कंपैरेटिवली यहां पे टेम्परेचर आपको कम दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब वो बेटा सिंगल एंटिटी थी तो वहां पे तो टेम्परेचर ज्यादा है। अब बेटा आपने एक्सप्लोजन कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया बेटा हर चीज को, आपने अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कर दिया। अब बेटा कंपैरेटिवली टेम्परेचर थोड़ा डाउन आया। अब ये डिफरेंट गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड। आप लिखेंगे ना यहां पे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डिफरेंट गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड। ये सारी गैलेक्सीज है, डिफरेंट गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड। गैलेक्सी क्या होती है बेटा? गैलेक्सी में आपके क्लाउड्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आपके सोलर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, आपके प्लैनेट्स होते हैं। इस गैलेक्सी के अंदर ये सारी चीजें हैं। व्हाट इज अ गैलेक्सी? गैलेक्सी क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, planets, basically solar system। इसी में से बेटा हमारी गैलेक्सी, जो गैलेक्सी क्या कहलाई? जो गैलेक्सी कहलाई मैम मिल्की वे गैलेक्सी। इससे बेटा एक और चीज आप सीखोगे कि हमें कितना हम्बल होना चाहिए। क्यों? इससे आप ये ज्ञान कैसे सीखोगे? इससे आप प्रैक्टिकल जीवन का भी ज्ञान सीखते हो। अभी मैं बताती हूँ कैसे सीखोगे। मैंने एक बहुत अच्छी रील देखी थी। अब वो रील तो बेटा मैं तुम्हें यहाँ क्या दिखाऊं, बट उसके मतलब उसका जो अर्थ है वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। अर्थ मतलब EARTH वाला अर्थ नहीं, री की मात्रा, अर्थ मीनिंग, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी, यहां अपन रहते हैं। अब मिल्की वे गैलेक्सी में बेटा सोलर सिस्टम्स हैं। एक हमारा सोलर सिस्टम है, सोच के देखो, एक हमारा सोलर सिस्टम है। सोच के देखो बेटा, सोच के देखो। हमारे सोलर सिस्टम में फिर खूब सारे प्लैनेट्स हैं और वहीं पे कहीं पे बेटा हमारा प्लैनेट अर्थ होगा। हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? समझ पा रहे हो? यस, यस और नो? तुम एक बार सोच के देखो। एनसीईआरटी एक बात कहती है बेटा, तुमसे भी कहेगी पढ़ोगे तो, अर्थ इज जस्ट अ स्पेक इन द होल यूनिवर्स। हम एक केवल, अर्थ जो एक बिंदु मात्र है। एक बेटा नितिन, अगर तेरे पेज में जगह नहीं है बेटा अगले पेज में लिख ले यार, कोई बात नहीं। ये मिल्की वे गैलेक्सी बेटा, इतने बड़े हो गए हो, अगर तुम्हारे पास ये जगह नहीं है तो तुमको क्या करना चाहिए था? तुमको अगले पेज में, कोई बात नहीं यहाँ पे ऐसे एक्सपैंड दिखा देते, अगले पेज में बेटा तुम ये मिल्की वे गैलेक्सी को अलग से बनाते और मिल्की वे गैलेक्सी से जो रिलेटेड पॉइंट्स लिखे वो अगले पेज में लिखो। ये भी मैम बताएंगी क्या बेटा? हाँ, आप सोच के देखो बेटा, आप सोच के देखो बेटा कि इतना बड़ा यूनिवर्स फटा तो बेटा कितना वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, अलग अलग गैलेक्सीज बनी। कितनी गैलेक्सीज? उस गैलेक्सी में एक हमारी गैलेक्सी जो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में अलग अलग सोलर सिस्टम जिसमें है हमारी सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट्स जिसमें है हमारा एक प्लैनेट, उस प्लैनेट में इतने कॉन्टिनेंट्स, उस प्लैनेट में कितने देश, उसमें एक हमारा देश, उसमें एक हमारा स्टेट, उसमें एक हमारा रीजन, उसमें एक हम कितने छोटे अंश हैं। और हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और कितने लोगों के बारे में सोचोगे? तुम क्या हो बेटा इस पूरे ब्रह्मांड में? तुम क्या हो? अर्थ एक बिंदु मात्र है पूरे यूनिवर्स में। अर्थ
तो हम क्या हैं। हालांकि ऐसा नहीं है हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक एक व्यक्ति जो इस धरती पे है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। पर बेटा जो हम ये सोचते रह जाते हैं कि हम हमारे आसपास लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई कितने लोगों का सोचोगे भाई, ब्रह्मांड में तुम्हारे आसपास जो चुनिंदा लोग हैं वो क्या बेटा क्या है पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में, समझ रहे हो। ठीक है, लोग क्या सोचेंगे इसको सोचने का काम आपका नहीं है, आपका काम है पढ़ाई करने का। अब कुछ बच्चे कहते हैं ना लोग क्या सोचेंगे पढ़ाई करना छोड़ देता हूं। अरे भाई तू खुद अपने बारे में क्या सोचेगा अगर पढ़ाई नहीं करेगा। अपने आप को क्या शक्ल दिखाओगे बेटा 10 साल के बाद कि तुमने पढ़ाई नहीं की। लोगों का मत सोचो, अपना तो सोचो। नलायकी बेटा प्रोमैक्स लेवल की बातें करते हो तुम एकदम। लोग क्या, लेट्स नॉट स्टडी, सबसे पहले तुम्हारे बेटा सपोले वाला दिमाग चलता है। समझ में आ गया बेटा यहां तक? यस एवरीबॉडी, ये बात में कोई दुख दर्द समस्या बेटा कि यूनिवर्स और बेटा एनसीईआरटी की एक दो चीजें और। एक तो मैं आपको पॉइंट वाइज भी लिखवा दे रही हूं जो मैंने बातें बताई। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितने साल पहले एक्सप्लेन करते हैं, 20 बिलियन ईयर्स अगो। बी फॉर बंदर, बंदर जैसी जो बातें कर रहे थे एक बच्चा, ठीक है। बी फॉर बिलियन, 20 बिलियन ईयर्स अगो। किसने एक्सप्लेन किया? बिग बैंग थ्योरी। क्या था? सिंगल लार्ज ह्यूज एक्सप्लोजन, एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, डिफरेंट गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड। वन ऑफ द गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी जहां पे हमारा प्लैनेट है, और दो गैसेस का नाम एनसीईआरटी मेंशन करती है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये दो गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यस एवरीबॉडी। बेटा मैं अगले पेज में लिखवा दूं, ये आप लोगों ने लिख लिया है? यस, चलो लिखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के कुछ बेटा सिर्फ पॉइंट वाइज कुछ बातें लिख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मैं वो नहीं लिख रही हूं कि बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लेन करती है बेटा, बार बार 4 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लिख लो 20 बिलियन ईयर्स अगो। BYA कहीं पे भी होता है मतलब बिलियन ईयर्स अगो, MYA कहीं पे भी होता है तो वो होता है मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा एक बात सोचो, B फॉर बंदर और M फॉर मंकी, बैकस्लाइड करनी है, चलो कर लो 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 कर लो। सोचो, ये मैंने सोचा ही नहीं। जब मेरे को बी तुम्हें समझाना था तो मैं बोल रही हूँ बी फॉर बंदर, और जब मुझे मिलियन समझाना होगा तो एम फॉर मंकी। एम फॉर मंकी, मंकी का साइंटिफिक नेम भी एम से ही होता है, मकाका, है ना। मंकी बना भी रहे हैं कई लोग। डन 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 बेटा, डन 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 डन। चलो 20 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग थ्योरी इसे एक्सप्लेन करती है, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड। ठीक है, 20 बिलियन ईयर्स अगो हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म्ड, galaxies formed, गैलेक्सीज में बेटा हम क्या लिखेंगे? मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म्ड, मिल्की वे गैलेक्सी में बेटा हम क्या लिखेंगे? अर्थ। अब हम देखेंगे अर्थ के बेटा बारे में कि अर्थ कैसे बना। हम बोल तो रहे हैं बट अर्थ कितने मिलियन या कितने बिलियन ईयर्स अगो वहां पे क्या रिएक्शंस हो रही थी, वहां पे बेटा रिएक्शन शुरू कैसे हुई, कौन कौन से गैसेस आए वगैरह वगैरह। ठीक है, यस एवरीबॉडी, डन 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 कर लो। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर बॉटनी का है।
हाँ रिदवान बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम बोल रहे हो ना, फिजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो सारे रिएक्शन बेटा वो सिंगल वो बेटा एक्सप्लोड ही इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे बेटा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस चल रहे थे। वो जो एक्सप्लोजन हुआ उसमें थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस चल रहे थे जिनकी वजह से बेटा ऑफ कोर्स एक्सप्लोजन हुआ है बेटा। डन डन डन। और ये भी लिखना एनसीईआरटी क्योंकि कहती है कि अनइमेजिनेबल है, इमेजिन नहीं किया जा सकता, फिर भी लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अनइमेजिनेबल है। ठीक है, जस्ट अ स्पेक, स्पेक का मतलब होता है बिंदु मात्र। अब हम बेटा अर्थ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ चलो अनुषा बेटा, इसकी कौन सी 3D बेटा मॉडल चाहिए बेटा? चलो मैं कल कोशिश करूंगी, अगर मैं अगले दिन कभी क्लास में लेके आ पाऊं तो मैं ले आऊंगी, कोई नहीं। ओरिजिन ऑफ अर्थ देखें, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ बेटा पहले तो आपको ये लिखना है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मैं यहीं पे एक चीज और बता देती हूं जो एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी कहती है अर्थ के, देखो मेरी बात धीरे धीरे समझते जाना, एक दो जगह पे एनसीईआरटी ने डेटा में कॉन्ट्राडिक्टरी बात की है, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने बोला यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर्स अगो, और फिर बेटा अर्थ कब आई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर एनसीईआरटी कहती है क्योंकि बेटा यूनिवर्स बना, फिर अर्थ बना, फिर तो लाइफ आई होगी अर्थ पे। तो लाइफ के लिए एनसीईआरटी कहती है कि अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स, एम फॉर मंकी, मिलियन ईयर्स के बाद बेटा लाइफ आई। एक बार सुनना मैं क्या कह रही हूं, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इसके अकॉर्डिंग बेटा लाइफ कब आई? इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूं बेटा लाइफ कब आई? इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूं अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ अपीयर्ड। हाँ या ना? इसके अकॉर्डिंग मैं बेटा कह सकती हूं, इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूं यस 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 एवरीबॉडी, कह सकती हूं। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं कह रही हूं अर्थ का ओरिजिन है 4.5 बिलियन और मैं कह रही हूं उसी के 500 मिलियन के बाद, तो बेटा 500 माइनस कर दो, अकॉर्डिंग टू दैट 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ आई होगी। बट फिर बेटा आगे एनसीईआरटी में जब तुम ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज पढ़ोगे ना, तो वहीं पे बेटा आगे जाके ना एनसीईआरटी ने कॉन्ट्राडिक्टरी बात की है। मैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात यहीं पे लिख देती हूं क्योंकि बेटा कंपेयर करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है, आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगी। मेरी बात समझ रहे हो? इसके अनुसार तो मैम अगर लाइफ इसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद आई, यानी लाइफ आई 4 बिलियन ईयर्स अगो, और उससे भी पहले यानी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ आई। पर एनसीईआरटी कहती है नॉन सेल, अब लाइफ में बेटा पहले नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ ही आई होगी, उससे फिर सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई। नॉन सेल्यूलर मतलब क्या? जो सेल्स नहीं थे बट अ फॉर्म ऑफ लाइफ था, बट वो सेल नहीं थे, मैं पढ़ाऊंगी। और एक था जो सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ था, यानी जो सेल्स। तो एनसीईआरटी कहती है नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो और सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो फिर एनसीईआरटी खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर पहले नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई तो बेटा उसके अकॉर्डिंग तो 4 बिलियन ईयर्स अगो आना चाहिए था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो 4 बिलियन ईयर्स अगो होना चाहिए था। बट एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो मैं लिखवा रही हूं, ठीक है। एनसीईआरटी का कॉन्ट्राडिक्शन पहले मैं यहां लिखवा दे रही हूं, ठीक है। एनसीईआरटी कह रही है नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, और मुझे बताना आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूं। नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ एनसीईआरटी कहती है 3 बिलियन ईयर्स अगो, और एनसीईआरटी कहती है सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ
सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो। समझ रहे हो? यस यस। तो देखो एनसीईआरटी खुद ही कंफ्यूज कर रही है भाई। अगर लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो आई इसके अकॉर्डिंग, तो पहले नॉन सेल्यूलर आई होगी मैम, फिर सेल्यूलर आई होगी। तो मैम नॉन सेल्यूलर ही तो इतने पहले आनी चाहिए थी ना। तो 4 और 3 के बीच में क्या है? 4 और 3 के बीच में कुछ बताया ही नहीं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस। अगर एनसीईआरटी ने अर्थ के साथ में बोला कि अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ आई, उसके अकॉर्डिंग 4 बिलियन ईयर्स अगो, और लाइफ में पहले क्या आया होगा? नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फिर सेल्यूलर फॉर्म आई होगी। तो एनसीईआरटी ने जब अलग से लिखा है तो एनसीईआरटी कहती है नॉन सेल्यूलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स अगो आई है। भाई फिर 4 बिलियन ईयर्स अगो कौन सी फॉर्म ऑफ लाइफ आई? मेरी बात समझ रहे हो? 4 बिलियन ईयर्स अगो कौन सी फॉर्म ऑफ लाइफ? वैसे भी ये अनक्लियर है, किसी को भी क्लियरली नहीं पता इसके बीच में क्या हुआ। ठीक है, हाँ या ना? पहले एक बारी मेरे को बेटा थम्स अप दो, मेरे को एक बारी थम्स अप दो। यस यस, थम्स अप दो। मैं आपको ये आगे भी समझाऊंगी। और एक मेरी बात समझना, इसमें क्वेश्चन कैसे देते हैं। जब भी आपसे बेटा, ये मैं आगे भी समझाऊंगी, पर मैंने अभी बता दिया है, थोड़ा दिमाग खोल के बेटा बैठा करो। ठीक है, मैं आपसे ये कह रही हूं, क्वेश्चन जब भी आता है आपको कभी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन नहीं देते हैं। ध्यान से सुनते जाओ बेटा। एक शब्द आपने नहीं सुना, बोलते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, वही होगा। आपसे डायरेक्टली पूछेंगे अगर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड, तो आपको बोलना है आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन लाइफ अपीयर्ड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के टर्म्स में अगर आपसे पूछा जाए, अर्थ के बनने के कंपैरिजन में आपसे पूछा जाए लाइफ अपीयर्ड, तो आप बोलोगे लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जिसके अकॉर्डिंग 4 आता है डेटा। मेरी बात समझ रहे हो? डायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड, तो बोलोगे 3 बिलियन ईयर्स अगो। और अगर आपसे पूछा जाए सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, तो आप डायरेक्टली बोलोगे 2 बिलियन ईयर्स अगो। मेरी बात समझ रहे हो? डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाए नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो, सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो। और अगर पूछा जाए लाइफ अपीयर्ड डैश ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, तो लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, विच इज 4 बिलियन ईयर्स अगो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बेटा अब इससे ज्यादा तुम बेटा अगर इतने कमजोर हो कि तुम ये कहोगे कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ये गंदी बात होगी। अब मैंने बहुत क्लियरली तुम्हें बोला, नॉन सेल्यूलर पूछा जाएगा 3, सेल्यूलर पूछा जाएगा 2, अर्थ के कंपैरिजन में पूछा जाएगा 4, या फिर अर्थ के कंपैरिजन में आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स। ठीक है, पहले मुझे बताओ कोई दुखदर्द समस्या? ठीक है, यस एवरीबॉडी। बेटा ये सारे डेटा एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं आपको अर्थ के बारे में बता रही हूं। जिसको कंफ्यूजन है वो पढ़ाई ढंग से करो, थोड़ा बादाम बादाम खाओ बेटा, मैम की तरह गजनी मत बनो। ठीक है, चलो आगे वापस से पढ़ाऊंगी, लोड ना ले। ठीक है, चलो अब अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ पे ऐसा क्या हो रहा था? ठीक है, अर्थ पे ऐसा क्या हो रहा था मैम? नेक्स्ट पेज में करूं, नेक्स्ट पेज में करूं। अर्थ में ऐसा क्या हो रहा था मैम? ठीक है, अर्थ हमारी थी ऐसी, अर्थ का अंदर का टेम्परेचर था ज्यादा, और बेटा सरफेस पर जो अर्थ का टेम्परेचर था, अर्थ पे क्या क्या हो रहा था? ठीक है, अर्थ पे बेटा क्या क्या हो रहा था, अर्थ पे क्या एटमॉस्फेयर था, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, आज के टाइम का नहीं, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, पहले का एटमॉस्फेयर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था। ठीक है, यस, सरफेस का टेम्परेचर है कम और बेटा अंदर का टेम्परेचर था ज्यादा। इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, आपको बनाना है सारा, आपको बनाना है सारा। अरे भाई, सरफेस का टेम्परेचर था कम, अंदर का टेम्परेचर था ज्यादा,
इस बेटा डिफरेंस इन टेम्परेचर होने की वजह से क्या होने लग गया, वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, इन डिफरेंस इन एटमॉस्फेयर, डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से क्या होने लग गया, वॉल्केनिक इरप्शंस। लावा बेटा बाहर आने लग गया, मॉल्टन मास पूरे अर्थ के सरफेस को कवर करने लग गया। क्या लिखा मैंने, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या होने लग गया बेटा, वॉल्केनिक इरप्शंस। एनसीईआरटी बहुत क्लियरली कहती है अर्थ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है मैम, ये लावा, ये मॉल्टन मास रिलीज हुआ, ये मॉल्टन मास रिलीज हुआ जिसने पूरे सरफेस को बेटा कवर कर लिया अर्थ के। ठीक है, यस यस, क्या हुआ वॉल्केनिक इरप्शन से, मॉल्टन मास कवर्ड द एंटायर अर्थ सरफेस। मॉल्टन मास बेटा क्लास में अगर टाइम पास करोगे तो बेटा एग्जाम में आपका टाइम पास हो जाएगा। ये जो डेटा आप पढ़ रहे हो, जितनी कंसंट्रेशन से पढ़ोगे उतना ज्यादा डेटा याद होगा बेटा, और जितना बेटा टाइम पास करोगे बेटा, मेरा क्या नुकसान है बेटा, मुझे बस थोड़ा दुख ही हो सकता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बातें कर रहा है, मुझे दुख होगा, और बेटा नुकसान किसका होगा ज्यादा, आपका। बिल्कुल ध्यान से बेटा पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से प्यार से पढ़िए। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए मैम, वॉल्केनिक इरप्शन से क्या हुआ, मॉल्टन मास ने कवर कर लिया अर्थ के सरफेस को। यूनिवर्स के टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम। आपके अर्थ के लिए आपसे पूछा जाता है जब ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो मॉल्टन मास रिलीज हुआ, अब धीरे धीरे बेटा उनमें से गैसेस निकल रही थी। कौन से गैसेस, गैसेस रिलीज्ड, कौन कौन से गैसेस, गैसेस लाइक अमोनिया, मीथेन, CO2, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। मेरी बात समझ रहे हो, ये सारा एज इट इज याद रखना है, ये सारा एज इट इज याद रखना है। मॉल्टन मास बेटा, एक भी चीज इधर से उधर की नंबर कट जाएंगे। अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर वर रिलीज्ड। बात समझना मेरी बेटा, धीरे धीरे हो रहा था वो तो मैं बेटा आपको एक बारी में समझा रही हूं ऐसे। ठीक है, पहले के टाइम पे बेटा प्रिमिटिव, ये क्या हुआ है, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था बेटा, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, पहली बात तो वहां पे कोई ओजोन लेयर नहीं थी। बात समझना, पहली बात तो कोई ओजोन लेयर नहीं थी। ठीक है, लाइफ तो थी ही नहीं, लाइफ तो धीरे धीरे आएगी, लाइफ तो थी ही नहीं, ओजोन लेयर नहीं थी। यूवी रेज बहुत आसानी से अंदर आ जाते थे, जितने भी रेज है वो आसानी से बेटा अंदर आ जाते थे। ओजोन लेयर नहीं थी, ओजोन लेयर तो धीरे धीरे बनी। पहले का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग मतलब फ्री ऑक्सीजन आपको दिखता ही नहीं था। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन आपको दिखता ही नहीं था और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप। अब देखो हुआ क्या, आपके यूवी रेस के अंदर आने की वजह से जो आपका H2O था वो स्प्लिट हो जाता था यूवी रेस की प्रेजेंस में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, इसके बाद आप लिखेंगे कि हमारी जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर थी मैम, हमारी जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर थी, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑफ कोर्स मैम एक बात आपने बताया, इट वाज रिड्यूसिंग टाइप। अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको कैसे। रिड्यूसिंग टाइप इसीलिए बिकॉज नो फ्री ऑक्सीजन। अभी तो ऑक्सीजन आपको दिख भी नहीं रहा है, अभी तो आपको दिख भी नहीं रहा है, लेकिन जब बनता भी था ना बेटा तो भी ऑक्सीजन फ्री नहीं रहता था। अभी मैं आपको समझाऊंगी। नो फ्री ऑक्सीजन, नो ओजोन। जब ओजोन नहीं था तो ऑब्वियसली यूवी रेज इजीली एंटर्ड, यूवी रेज इजीली एंटर्ड, और जब ये एंटर करते थे बच्चों तो क्या करते थे, अगले पेज में बताऊंगी। यूवी रेज यूवी रेज H2O को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते थे।
अब हाइड्रोजन तो हल्की गैस थी मैम, वो तो एस्केप कर जाती थी, हल्की होती है। लेकिन ऑक्सीजन मैम क्या होता था, जो फ्री बन भी रहा था ना, वो फ्री रह नहीं पाता था, वो हमेशा अदर गैसेस के साथ रिएक्ट करने लग जाता था। जैसे बेटा वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे वो मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब इनके साथ रिएक्ट करता था, जैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अगेन H2O बनाता है और नाइट्रोजन बनाता है। मीथेन के साथ रिएक्ट करके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अगेन वाटर बनाता है। मतलब फ्री ऑक्सीजन पहले के एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ही नहीं होता था। H2O स्प्लिट करके जब तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते भी थे यूवी रेज की प्रेजेंस में, तो भी बेटा हाइड्रोजन एस्केप कर जाता था, हल्की गैस थी वो एस्केप कर जाता था। लेकिन ऑक्सीजन वाज बेटा रिएक्टिव, और वो इनके साथ रिएक्ट कर करके, और बेटा इसी रिएक्शन से देखो वो इसके साथ तो रिएक्ट कर ही रही थी, इसके साथ रिएक्ट कर रही थी, है ना। प्लस बेटा उसी ऑक्सीजन से आगे जाके बेटा ओजोन की भी बेटा फॉर्मेशन हुई। ठीक है, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। पहले मेरे को बता दो बेटा, यहां तक आप लोगों ने कर लिया है क्या? यहां तक बेटा आप लोगों ने कर दिया है? यस yes everybody, done 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 done। बेटा बेटा एक बात बताओ, समझ आ रहा है ना? लर्न हो रहा है साथ के साथ। मैं जब अर्थ का और यूनिवर्स का ओरिजिन आपको पढ़ा दूंगी, थ्योरीज पढ़ाने से पहले मैं एक बार इसका क्विक रिवीजन कराऊंगी, ठीक है, ताकि आपको लर्न हो जाए बेटा, बाद में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि ये आपको लर्न ही करना है बेटा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू लर्न दी गैसेस। ठीक है, डन 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 डन। अब हम देखते हैं बेटा क्या हो रहा है। मैम ओजोन नहीं थी, रिड्यूसिंग टाइप था, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन थी नहीं। यूवी रे स्प्लिट करती थी, क्या करती थी, चलो। और पहले के टाइम पे बेटा बिजली भी कड़क रही थी, बिजली, और बारिश भी होती थी। कैसे बारिश होती थी बेटा? H2O जो होता था, H2O का कंडेंसेशन होता था, कंडेंसेशन होता था वेपर्स का, तो बेटा क्लाउड्स बनते थे, क्लाउड्स बनते थे, फिर बारिश होती थी, बारिश होती थी। तो बारिश जब बेटा सरफेस पर गिरती थी, तो सरफेस पे आपके बहुत सारे गड्ढे थे, और वो सरफेस पर जो गड्ढे थे ना बेटा, उन्हीं गड्ढों में पानी भर के ना, आज के टाइम पे जो आप ओशन देखते हो, वो ओशन उन्हीं पानी से बेटा कि वाटर वेपर कंडेंस हुई, कंडेंस जाके क्लाउड्स बनाई, फिर वापस से बारिश हुई। बारिश ने बेटा क्या किया, उन ओशंस का फॉर्मेशन किया, और ओशन बनना बहुत जरूरी था। पहली लाइफ जो थी वो उसी पानी में आई, पानी जरूरी थी केमिकल रिएक्शंस के लिए। जब वो पानी बेटा ओशंस बने, तभी बेटा लाइफ आई। केमिकल एवोल्यूशन उसी पे बेस्ड है, जो मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो लिखते क्या है, लिखते क्या है, यूवी स्प्लिट H2O, ये यूवी आई, यूवी ने क्या किया, H2O को तोड़ दिया, H2 प्लस O2। बेटा मैं ना बाकी रिएक्शंस में बैलेंसिंग नहीं करूंगी, बैलेंसिंग का मेरे पे लोड मत देना, आप खुद बैलेंस कर लेना। मैं केमिकल बैलेंसिंग करना नहीं सिखा रही हूं यहाँ पे, तो चलो कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इट वॉज लाइटर, हल्की थी, ठीक है, लाइटर। ये क्या करने लग गई, एस्केप। बेटा आप बैकस्लाइड करने के लिए बोल रहे हो, आपने तो कर लिया था ना, ठीक है। वॉज नेवर फ्री, अरे फ्री की स्पेलिंग देखो क्या लिख रही हूं, इट वॉज नेवर फ्री। मैं बैकस्लाइड कर दे रही हूं, ये नोट करो, मैं बैकस्लाइड कर दूंगी, ठीक है, मैं बैकस्लाइड कर दूंगी, आप इसको करो, कर दूंगी कर दूंगी, पहले आप ये नोट करो, फिर बेटा ये नहीं नोट करोगे फिर कहोगे बैकस्लाइड। आप पहले इसे नोट करो, आप पहले इसे नोट करो, फिर मैं बैकस्लाइड करूंगी, ओके। चलो, दिस ऑक्सीजन वॉज नेवर फ्री, ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती थी, ऑक्सीजन प्लस अमोनिया, ऑक्सीजन प्लस CH4, इससे जैसे बेटा क्या बनेगा, नाइट्रोजन H2O, इससे बेटा क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रही हूं, अगेन मैं वही बात बोल रही हूं, वेरी रिएक्टिव and reacted with other gases like
and reacted with other gases like ammonia, methane, etc. This oxygen later on also was responsible for formation of ओजोन, जो हम आज के डेट पे ओजोन देखते हैं जिसकी बेटा तबाही हो चुकी है, वो उस टाइम पे बेटा इसी से बेटा बना था। ठीक है, पहले आप बेटा यहां तक कर लो। यस, पहले बेटा आप ये नोट करो, फिर मैं बैक स्लाइड करूंगी, पर पहले आप इसको नोट करो। पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं बैक स्लाइड करूंगी। पहले इसे नोट करना पड़ेगा, जल्दी 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 नोट कर लो। यस, यही वाटर बेटा जो था उसका कंडेंसेशन हो रहा था, वो कंडेंस हो रही थी, क्लाउड्स बना रही थी, रेनफॉल हो रहा था जो बेटा गड्ढों में भर रहा था, पिट्स में भर रहा था, और आज के डेट पे ओशन आपको दिखने लगा। पहले आप बेटा इसे बनाओ, इसे बनाओ। डन, सबका हो गया तो थम्स अप दे दो। फिर मैं एक बार 2 मिनट के लिए पीछे की स्लाइड कर रही हूं, 2 मिनट के लिए पीछे की स्लाइड कर रही हूं। अगर किसी का नहीं हुआ है फिर बेटा ये मत कहना कि आगे की स्लाइड कर दो। सबका हो गया है? बस ये लास्ट पॉइंट है बेटा, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे पहले यहां तक की, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम बेटा थ्योरीज। मैं इवोल्यूशन में यूजुअली ऐसा करती हूं, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है ना, तो मैं यूजुअली ऐसा करती हूं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाती हूं ना बेटा, तो मैं उसको रिवाइज भी थोड़ी ज्यादा बार कराती हूं, ताकि ना बच्चों को लर्न हो जाए। ठीक है, डन। बस अब हमें लिखना है वाटर का कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स जो बन रहे थे, रेनफॉल हो रही थी, पानी नीचे गिर रहा था, गड्ढों में भर रहा था। आप चाहो तो अपने शब्दों में लिख सकते हो। और आज के डेट पे जो हम ओशंस देखते हैं वो वही यही वाले ओशंस हैं जिनमें फर्स्ट लाइफ आई, क्योंकि यहाँ पे ही बेटा ये जो पानी था ना, यही बेटा फेवरेबल कंडीशन थी, सपोर्टिव कंडीशन थी लाइफ को आने के लिए। एंड दैट इज वाई हम जब पढ़ेंगे भी तो हम देखेंगे फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड इन द ओशन। ओपरान एंड हेल्डेन नाम के एक बेटा व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे, जिन्होंने केमिकल एवोल्यूशन जो बताया था, जो आज की डेट में सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, उन्होंने इन ओशंस को हॉट डाइल्यूट सूप बोला था। ठीक है, रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। डन 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 डन, ये भी डन, ये भी डन। चलो चलो चलो, इट इज सो इंटरेस्टिंग मैम। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो 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 ग्लैड। ये तुम्हारी दिख रहा है बेटा? क्लाउड्स, क्लाउड्स क्लाउड्स, ठीक है, कंडेंसेशन, और फिर बेटा क्या होने लग गई, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे। देखो, पानी को तो बेटा हमें ब्लू कलर से दिखाना चाहिए था। ये बारिश का मौसम, बारिश को कैसे दिखाएं? ऐसे, ये एटमॉस्फेयर की बारिश, ये बारिश का पानी,
जो गड्ढों में जाके है भर के बनाया, जो ओशंस हम आज के डेट में देखते हैं, वो वही बेटा ओशंस हैं जिनमें पहली लाइफ आई। ठीक है, वाह 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 वाह, क्या बेसुरा गाना मैम ने सुनाया, वाह वाह वाह। रेनफॉल हुआ, ठीक है, हाँ ठीक है। और बेटा मैं अब गड्ढा तो ही नहीं बना सकती हूँ, फील्ड दी। बेटा गड्ढों को अच्छे उसमें क्या बोलते हैं, गड्ढों को बहुत गंदा है मैम, हाँ बहुत गंदा तो है, बट तेरे से थोड़ा अच्छा होगा बेटा। जो खुद गंदे होते हैं वो दूसरों को गंदा बोलते हैं। मेरी मम्मी ने तो मुझे यही सिखाया है बचपन में, जो खुद गंदा होता है वो दूसरों को गंदा बोलता है। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, उसने तुमको बोला तुम क्यों वो कर रही हो, जो खुद होते हैं, जो खुद होता है वही बोलता है, जो बोलता है वही होता है। तुमने मुझे गंदा बोला तो जो बोलता है वही होता है, ठीक है। चलो, पिट होल्स, पिट्स, पिट्स, हाँ, फिल्ड द पिट्स, जो हमें देखने को अक्सर मिल जाते हैं, फिल द पिट्स टू फॉर्म द ओशंस that we see today, to form the oceans that we see today. ठीक है, हाँ, सबकी मम्मी यही सिखाती है। मेरी मम्मी बोलती थी अगर तुम गाली दोगी ना तो तुम्हारे को घाव हो जाएगा। मम्मी कहती जो लोग गाली देते हैं उनके जीभ में घाव हो जाता है, ठीक है। ओशंस सपोर्टिव थे बेटा फॉर अपीयरेंस ऑफ लाइफ, फॉर अपीयरेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, क्योंकि यहां पे चल रहे थे केमिकल रिएक्शंस, और ये केमिकल रिएक्शन से ही बेटा फर्स्ट लाइफ माइट हैव कम, फर्स्ट लाइफ माइट हैव अपीयर्ड, माइट हैव अपीयर्ड। डन 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 डन, ठीक है। चलो, डन बेटा। एक बच्चा कह रहा है अर्थ के बाहर इतने सारे क्लाउड्स। अरे भाई मैं एटमॉस्फेयर और कैसे दिखाऊं, वो तुम्हें बेटा डायग्राम में बना के बता रही हूं, वो तो बेटा मेरी अच्छाई है। अरे भाई एक इमेजिनरी सिचुएशन है, आप इमेजिन करो ना कि आप सरफेस पर ऊपर क्लाउड्स हैं आपके बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। अब मैं कितना इसके अलावा मैं कैसा डायग्राम बना के बता दूं, ठीक है। डन 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 डन। ये बेटा छोटे बच्चों को जो हम फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं ना, तो ऐसे डायग्राम बना के बताते हैं। तुम्हें तो वैसे फ्लो चार्ट लिखवा देना चाहिए, ये तो वाटर साइकिल तो तुमने पढ़ाई है यार, ठीक है। तो बेटा वो 1 और 2 वाले बच्चे होते हैं उनको वैसा, वो जो बिग बैंग वाला, पर मैं तुमको वैसे ही मान के पढ़ाती हूँ, मतलब कि समझ रहे हो ना मेरी बात, कि मैं तुम्हें एकदम नीचे के लेवल से ही ऊपर तक पहुंचाऊंगी ऐसा। चलो बेटा आगे बढ़े, एनसीईआरटी की पहले रीडिंग करते हैं। मुझे बता दो बेटा, ओ शिट, कुछ नहीं हुआ ना, हाँ चलो। ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके ऊपर ना बेटा एक जनरल बात दी हुई है, तो वो जनरल बात को मैंने छोड़ दिया, आप पढ़ लोगे। इवोल्यूशन की डेफिनेशन दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे एक चीज दी हुई है जो हमने अपने नोटबुक में नोट नहीं किया, आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको पढ़ने की जरूरत है, तो आप पढ़ जरूर लेना इसको, ठीक है। देखो, व्हेन वी लुक एट, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ से शुरू किया, पढ़ते जाओ मेरे साथ, मैं आपको समझाती जा रही हूं, ठीक है। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी बच्चे को इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा, बट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दे रही हूं, ठीक है। कि यार तुम बैक स्लाइड बेटा करने के लिए बोलते हो, बेटा तुम नोट नहीं कर रहे हो क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, 1 मिनट से ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगी, फटाफट से नोट करो बेटा, ये गंदी बात है, गलत बात है, जल्दी करो, जल्दी करो।
मैम आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया मैंने, चलो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। क्योंकि बेटा ऑफ कोर्स लाइट बेटा बहुत पहले से ट्रैवल करते हुए आ रही होगी, जो अब जाके बेटा आप तक पहुंची है, तो इसीलिए आप कहते हैं कि आप पास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि उस लाइट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा। लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? जल्दी बताओ। अरे कहां गया वो पेज? अरे 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 बहुत पीछे चले गए, ये रहा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये भी तो बताओ। एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर बेटा, सोचो स्पीड देख रहे हो बेटा। हाँ, अब बोला कि जब हम स्टार्स को देखते हैं मैम, हम एक्चुअल में पास्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि उस लाइट को ट्रैवल करने में काफी टाइम लगता है। स्टीलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। एक ईयर में लाइट को ट्रैवल करने में जो वक्त लगा वो है 1 लाइट ईयर। एक ईयर में लाइट को ट्रैवल करने में जो वक्त लगा वो है 1 लाइट ईयर। एक ईयर में लाइट को ट्रैवल करने में जो वक्त लिया। स्टेलर डिस्टेंसेस क्या होते हैं बेटा? स्टेलर मतलब एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रो से आप रिलेट कर सकते हो। स्टेलर डिस्टेंसेस बेटा मतलब जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंसेस होता है, प्लैनेट्स, स्टार्स, इनके बीच के डिस्टेंसेस को आप क्या बोलते हैं? स्टेलर डिस्टेंसेस। स्टेलर डिस्टेंसेस को, क्योंकि बेटा ऑफ कोर्स ये डिस्टेंसेस आप नॉर्मल तो नहीं मेजर कर पाएंगे, तो आप ये लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, ठीक है? आप ये लाइट ईयर में बेटा मेजर करते हैं। इनके बीच के डिस्टेंसेस को स्टेलर डिस्टेंसेस बोल रहे हैं, जिनको आप लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। एंड व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट whose emitted light started its journey million of years back and from trillion of kilometers away and reaching our eyes now. Of course बेटा कई बेटा सालों तक इन्होंने बेटा ट्रैवल किया, और आज के डेट पे बेटा ये हमारे पास पहुंच रही है। तो ऑब्वियसली अगर हम उसको देखते हैं तो इन अ वे वी आर पीपिंग इनटू आवर पास्ट। However, when we see object in our immediate surrounding, we see them instantly, hence in the present time. लेकिन हम आसपास जो देख रहे हैं बेटा वो हम immediately उसको देख पा रहे हैं, तो हम present time में ही देख रहे हैं। Therefore, when we see stars, we are apparently peeping into the past. इसलिए हम जो तारों को देख रहे हैं, सितारों को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और चांद को देख रहे हैं, यानी कि हम बेटा पास्ट में देख रहे हैं। ठीक है जी, आइए जी, प्रेजेंट में जिए, पास्ट में नहीं। Origin of life is considered a unique event in the history of universe. Universe is vast. Origin of life जो है वो काफी एक यूनिक इवेंट माना जाता है। फिर बेटा क्या बोला? फिर क्या बोला बेटा? कि यूनिवर्स जो है वो वास्ट है। पीपिंग का क्या मतलब होता है? पीपिंग मतलब झांकना, पीपिंग मतलब झांकना। जैसे आप बेटा झांक के देखते हो ना, क्या कॉमेंट हो रहा है? पीप करने का मतलब वो होता है, ठीक है? यूनिवर्स बहुत वास्ट है ऑफ कोर्स। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ओनली अ स्पेक। आपने देखा अर्थ क्यों एक बिंदु मात्र है? क्योंकि आप देखोगे उसका कितना सा पार्ट है, ठीक है? यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेस द यूनिवर्स। मैम यूनिवर्स किसका बना हुआ है? कई सारे गैलेक्सीज का बना हुआ है। बहुत सारे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं जिनसे मिलकर यूनिवर्स बना। और गैलेक्सी में क्या है मैम? स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, डस्ट के और गैसेस के। बिल्कुल, गैलेक्सी, एक गैलेक्सी जो है मैम वो डिफरेंट टाइप के स्टार्स, प्लैनेट्स है और डस्ट है बेटा, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, उससे मिलके बेटा क्या बना? आपका गैलेक्सी बना। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। बता चुके हैं हम। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अस द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इट टॉक्स अबाउट अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। बिग बैंग थ्योरी एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन को एक्सप्लेन करती है, जो कहती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा धमाका हुआ। यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। यूनिवर्स एक्सपैंड किया तो ऑब्वियसली पहले बेटा एक सिंगल एंटिटी थी, टेम्परेचर कम था। अब एक्सपैंड किया तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर केम डाउन, पहले प्रेशर ज्यादा था, फट गया, टेम्परेचर ज्यादा था, अब टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर नीचे आया। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम, उसके बाद बेटा हाइड्रोजन और हीलियम बने।
The gases condensed under gravitation and formed the galaxies that we see in the present day universe. जो ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में गैसेस कंडेंस हुए और आज के डेट पे जो हम बेटा गैलेक्सीज देते हैं वो गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ. In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have formed about 4.5 billion years back. और मैम एक ऐसी ही मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारा अर्थ बना होगा अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. देयर वॉज नो एटमॉस्फियर ऑन अर्ली अर्थ. बेटा ये वाली लाइन एक बारी लिख लो, ये वाली लाइन भी एक बारी लिख लो ना. प्रिमिटिव एटमॉस्फियर की बात तो हमने की कि प्रिमिटिव एटमॉस्फियर रिड्यूसिंग था, बट जब अर्थ बना था तो बने में कोई एटमॉस्फियर नहीं था. धीरे धीरे बेटा वॉल्केनिक इरप्शंस जब हुए, जो गैसेस बने, धीरे धीरे एटमॉस्फियर बना. ये वाली लाइन जरूर नोट करो कि जब अर्थ बना था उस वक्त में अर्थ के पास कोई एटमॉस्फियर नहीं था. देयर वाज नो एटमॉस्फियर ऑन अर्ली अर्थ. वाटर वेपर, मीथेन, ये सारी गैसेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास कवर द अर्थ सरफेस. वॉल्केनिक इरप्शन से मोल्टन मास रिलीज हो रहा था. एनसीईआरटी डायरेक्ट मोल्टन मास मेंशन कर दिए. वो सोचती है कि आपको खुद ही समझना है कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा. ठीक है. The UV rays from the sun broke the water into hydrogen and oxygen and lighter hydrogen escape. H2O को तोड़ा, H2 और ऑक्सीजन बनाया, हाइड्रोजन एस्केप कर गया. ऑक्सीजन combined with ammonia, methane to form water vapor, water, carbon dioxide and other gases. Ozone was also formed. As it cooled, धीरे धीरे जब टेम्परेचर बेटा डाउन हो रहा था, वाटर वेपर fell down as rain and to fill all the depressions that formed the ocean. वाटर वेपर बेटा गिरा, कंडेंसेशन हुई, बारिश हुई, जो आज के डेट पे बेटा आपको डिप्रेशंस के अंदर, डिप्रेशंस जो थे उसके अंदर पानी भरा. आज के डेट पे जो ओशंस दिखते हैं वो उस टाइम पे बने. लाइफ अपीयर्ड 500 million years after formation of Earth, that is 4 billion years back. NCERT done. ठीक है. मेरे को बताओ बेटा, NCERT crystal clear to everyone? NCERT crystal clear to everyone? Yes everybody. एक बारी क्विक बेटा, बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे, ज्यादा भी नहीं. क्विक रिवीजन करेंगे, फिर हेडिंग डालोगे थ्योरीज टू एक्सप्लेन दी ओरिजिन ऑफ लाइफ. क्योंकि हम बेटा किस तरीके से पढ़ रहे थे, हमने बोला लाइफ रिलेट करती है. लाइफ कब आई? अर्थ पे. तो अर्थ कैसे आया, सोलर सिस्टम कैसे आया, गैलेक्सी कैसे आई होगी, यानी यूनिवर्स कैसे आया होगा. यूनिवर्स हमने पढ़ ली, गैलेक्सीज कैसे आई हमने पढ़ ली, अर्थ कैसे आया हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ रहे लाइफ कैसे आई होगी, जिसका किसी को भी बेटा क्लियर कट आइडिया नहीं है, बट थ्योरीज है, हमें सारी थ्योरीज पढ़नी है. तो बेटा एक लंबी गहरी सांस लीजिए मैम के साथ और शुरू कीजिए बेटा. कपाल भारती नहीं, एक बारी रिवीजन. ठीक है, क्विक रिवीजन करा रही हूं. यूनिवर्स की ओरिजिन 20 बिलियन ईयर्स अगो. अर्थ की ओरिजिन बेटा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. लाइफ की ओरिजिन अर्थ के टर्म्स में 4 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर 500 मिलियन ईयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो. फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो. बिग बैंग थ्योरी, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, अनइमेजिनेबल फिजिकल टर्म्स, प्रेशर से फट गया बेटा, टेम्परेचर नीचे आ गया बेटा, हाइड्रोजन हीलियम बन गया बेटा. ठीक है. फिर इसी में मैम अलग अलग गैलेक्सी बनी. गैलेक्सी क्या होती है? क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड ऑफ गैस एंड डिफरेंट स्टार्स, प्लैनेट्स. उसी में हमारा मैम एक मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें हमारा एक सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारा एक अर्थ है, यानी हम एक अर्थ जो है यूनिवर्स के कंपैरिजन में एक बिंदु मात्र है. मैम अलग अलग स्टार्स के बीच में, प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो लाइट ईयर्स के टर्म में मेजर किए जाते हैं और वो स्टेलर डिस्टेंसेस कहलाते हैं. ठीक है. फिर मैम जब हमने अर्थ का ओरिजिन पढ़ा तो हमने बोला अर्थ का अंदर जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था, बाहर का टेम्परेचर जो था मैम वो कम था. टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, मॉल्टन मास ने अर्थ के सरफेस को कवर कर लिया. हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अमोनिया जैसी चीजें बनने लग गई. मैम क्योंकि एटमॉस्फेयर पहले नहीं था, पहले मैम ओजोन भी नहीं थी, यूवी रेज अंदर आती थी, H2O को तोड़ती थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाती थी. हाइड्रोजन हल्की थी, एस्केप कर जाती थी. ऑक्सीजन फ्री नहीं थी, ऑक्सीजन रिएक्टिव थी, और वो मैम मीथेन के साथ रिएक्ट कर रही है, वो मैम अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रही है, वाटर वेपर बना रही है, नाइट्रोजन बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, और इसी तरीके से रिएक्ट करके उसने ओजोन का भी फॉर्मेशन किया. वाटर का कंडेंसेशन हुआ, मैम बारिश हुई, गड्ढे भरे, ओशन भरा, बल्ले बल्ले, शावा शावा, क्योंकि लाइफ आ गई. ठीक है. डन 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 डना डन. यस एवरीबॉडी.
ठीक है, कितने बजे तक क्लास चलेगी शोभा पूछ रही हैं। जब तक है जान, जब तक है जान और जब तक है जान। चलिए, थ्योरीज टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ। बेटा ये बहुत ही छोटी छोटी थ्योरीज हैं, ये तो मैं आज ही करा दूंगी बेटा, 1-1 मिनट की थ्योरीज है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। 1-2 थ्योरीज तो पढ़ लो यार, ठीक है। ये वाली थ्योरीज तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, पर ये पढ़ा लूंगी, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो बेटा बहुत सारी बेटा माइथोलॉजी में भी कहा जाता है और कई लोग इसको आज के डेट में मानते भी हैं। स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल मतलब कुछ सुपर नेचुरल पावर थी जिनको हम भगवान के नाम से गॉड बोलते हैं, ठीक है। हर धर्म में हम भगवान को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और हम कहते हैं कि यार एक तो कोई सुपर नेचुरल पावर थी, कॉमन पावर है, जिन्होंने बेटा सृष्टि का निर्माण किया, जिन्होंने लाइफ को बनाया। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। हालांकि ये थ्योरी बेटा डिस्कार्ड कर दी गई, बट कई लोग इसको मानते थे कि देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर, गॉड, जिन्होंने यूनिवर्स का और जिन्होंने बेटा लाइफ का ओरिजिन किया। और इसके अनुसार लाइफ जो बेटा बनाई थी ना कई बिलियन ईयर्स पहले, जितने भी बिलियन ईयर्स पहले लाइफ आई, वो तब जैसे बनी थी आज के डेट में भी वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जो बना था पहले आज के डेट में भी वैसा ही है इसके अकॉर्डिंग। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ को सिर्फ 6 दिनों में बना दिया गया और इसके अकॉर्डिंग लाइफ अर्थ जो है वो सिर्फ 2000 साल पुरानी है। ये वाला डेटा मैं एक बार चेक कर लूंगी, पर एनसीईआरटी कहती है लाइफ सिर्फ क्या है 2000 साल, अर्थ जो है 2000 साल पुरानी है। मैं एक बार एनसीईआरटी से डेटा चेक कर लेती हूँ, बाकी बेटा आप इसको लिखिए, ठीक है। बेटा ये जो तुम बेटा चीजें करते हो ना, ये एज अ स्टूडेंट आपको बिल्कुल 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 शोभा नहीं देता जो आप कमेंट्स में कर रहे हैं। मैं तो खैर बेटा आपको एंटरटेन नहीं करूंगी, आपको जो करना है आप कीजिए, यू आर फ्री, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू you are free to do man. I will not say anything whatever। बेटा मैं तो तुम्हें कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि तुम मेरी अगर रिस्पेक्ट करते होते तो तुम बेटा ये सब चीजें नहीं लिख रहे होते। What is this बेटा, क्या तरीका है बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से होनी चाहिए, साइंस इज साइंस, रिलैक्स, ठीक है। चलो 4000 साल पुरानी है ना अर्थ, उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर, देयर इज some supernatural power जिन्हें हम गॉड कह सकते हैं, कहते हैं, who created first life। इसके सारे पॉइंट्स बेटा याद रखने हैं, एनसीईआरटी में है, कहाँ है मैं आपको बता दूंगी, अभी आप लिखिए who created the first life, ठीक है। चलो ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच। एज सच का मतलब बेटा जो आज के डेट पे आप देख रहे हो वैसा ही था। एज सच मतलब आज के डेट पे जो है बिल्कुल वैसा ही बेटा कई सालों पहले भी था, ठीक है। नंबर 3, सिर्फ 6 दिन में लाइफ बन गई। लाइफ वॉज क्रिएटेड इन 6 days, इन जस्ट 6 days, सिर्फ 6 दिन में बेटा लाइफ बन गई। एंड नंबर 4, लाइफ नहीं, इसके अकॉर्डिंग अर्थ इज ओनली अच्छा 4000 साल पुराना आपने बताया ना, 4000 years ओल्ड। 4000 है या 2000 है बेटा, एक बार बताना, 4000 है या 2000 है। अर्थ सिर्फ इतना ही मतलब इतना पुराना है, 4000 या 2000। आज मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ बेटा, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी नहीं बता रही हूँ, पैंसपर्मिया थ्योरीज हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल क्रिएशन का मतलब ये है, जैसा धरती, जैसे पहली बेटा लाइफ की क्रिएशन 4000 ना, जैसे पहले मैम जो हमारे जो सुपर नेचुरल पावर है जिन्हें हम गॉड कहते हैं,
उन्होंने लाइफ को क्रिएट किया, लाइफ जैसे एज सच क्रिएट हुई। एज सच का मतलब जो आज के डेट पे आप देखते हो कोई फर्क नहीं है जो पहले के टाइम पे था। लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच। इसके अकॉर्डिंग लाइफ को सिर्फ 6 दिन में बना दिया गया और अर्थ जो है हमारी वो 4000 साल पुरानी है केवल इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस। एज सच का मतलब जो बेटा एज सच का मतलब बता तो दिया कि जैसे मैम पहले के टाइम पे लाइफ थी, आज भी मैम लाइफ वैसी ही है। देयर इज नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ। पहले जैसे था आज के डेट पे भी वैसे ही है, देयर इज नो चेंज। ठीक है, बट ऑफ कोर्स बेटा ये थ्योरी वाज नॉट दैट एक्सेप्टेबल और कई लोगों ने एक्सेप्ट किया, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट एक्सेप्टेबल थ्योरी, क्योंकि बेटा इसके पास कोई प्रूफ नहीं। नॉट एक्सेप्टेबल बाय मेनी एंड एक्सेप्टेबल बाय मेनी, क्योंकि बेटा इसका कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया गया और कई लोग इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, डन डन डन। ठीक है, नहीं आज मैं बेटा आपको नहीं करा रही हूँ, भले ही मेरी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, बट अगर मैं बेटा आपकी क्लास को खींच दूंगी ना फिर क्या होगा, आपकी अगली क्लास अफेक्ट हो जाएगी, फिर बेटा आपको फ्री टाइम नहीं मिलेगा ना। कोई बात नहीं यार, मैं हमेशा कहती हूँ तुम मत लोड लो, कराते रहेंगे हम। ठीक है, यस। इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं थी बेटा, इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं थी। अब वो बात ना मैं कल बताऊंगी, ऐसे नहीं बेटा। उस बात को बताने के लिए कुछ वो चाहिए, तुम पेशेंस रखो, पेशेंस। ठीक है, पेशेंस रखोगे तो मुझे भी बताने के लिए बेटा थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी मुझे बताने का तरीका तुम्हें सोचना पड़ेगा ना, पर मैं बताऊंगी। तुम लोग बेटा बहुत याद रखते हो सारी चीजें। चलो ठीक है, हाँ चलो एक छोटा सा गाना मैं सुना देती हूँ, फिर बेटा हम टाटा बाय बाय करेंगे और मिलते हैं। बेटा मजा आया? ऐसा तो नहीं लगा ना कि इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो कैसा लगेगा? डिड यू ऑल एंजॉय द लेक्चर और नॉट? ठीक है, एंजॉय एंड ऑल्सो लर्निंग। तो लर्निंग विद फन इज वेरी नाइस एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू यू नो मेमोराइज थिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना। कॉन्सेप्ट्स को समझने का बेहतरीन तरीका है। अगर बोरियत ना हो, देखो अब बोर तो बेटा इसमें भी कई लोग लिखते हैं बहुत बोरिंग है, बट कोई बात नहीं बेटा, जो बोलता है वही होता है। मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया है। ठीक है, चलो एक गाना मैं सुना देती हूँ छोटा सा बेटा, जो याद आ रहा है मैं वही सुनाऊंगी। अगर रिपीट होता है तो तुम्हें सहना पड़ेगा बेटा, सहना पड़ेगा। ठीक है, कितने गाने बेटा स्टॉक ही नहीं है, उसका भी बेटा देख के आना पड़ता है कि यार कौन सा गाना सुनाओ मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को, पर कोई बात नहीं। रुको रुको रुको, मैं बताती हूँ। मैंने अभी देखा था, एक गाना देख के आई थी, मैंने कहा था मैं यही सुनाऊंगी। रुको एक सेकंड दो मेरे को याद, मैं साइड में होके याद कर रही हूँ, मेरे को ऐसे ना स्क्रीन के सामने याद नहीं आएगा। एक सेकंड रुको, हाँ याद आ गया याद आ गया याद आ गया, रुको। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। अगर आप लोग की मम्मी पापा देख रहे हैं ना तो आप अपने मम्मी पापा को सुना सकते हो। आपके मम्मी पापा भी इस गाने के लिरिक्स से बहुत रिलेट करेंगे। मेरे मम्मी पापा का भी बहुत फेवरेट गाना है और मुझे इसकी लिरिक्स बहुत अच्छी लगती है। तो सभी आंटी अंकलों को पहले नमस्ते, और फिर मैं आप लोगों को, मैं आपके बच्चों को पढ़ाती हूँ पर मैं ऐसे लास्ट में उनका मूड फ्रेश करने के लिए गाना गाती हूँ। आप लोग को ये तो नहीं लगना चाहिए कि मैं गाना गाती हूँ सिर्फ, डिस्क्लेमर। ठीक है, अब मैं सुनाती हूँ। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आंख भराई। मतलब कि बेटा दुनिया सबको भूल जाती है ना, तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आंख भराई। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई। ठीक है,
आई लव यू ऑल बच्चों, थैंक यू वेरी वेरी मच, दिल से बहुत सारा प्यार में प्यार जग से नारे सपोलो को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू बाय बाय।